हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को लेके मुझे आपके साथ यहाँ पे बात करनी है। और वो नोटिफिकेशन है आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम का। आरबीआई ग्रेड बी ये बैंकिंग सेक्टर की सबसे बड़ी एग्जाम मानी जाती है, क्योंकि आप रेगुलेटरी बॉडी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर काम करोगे, और वो भी सबसे हाईएस्ट एंट्री पोजीशन पे। मींस यहां से अगर आप एंट्री करते हो तो आप डायरेक्टली ऑफिसर लेवल पे होंगे, और वहां से आपके प्रमोशंस होते होते अगर आप कम उम्र में लगते हो तो शायद आप डिप्टी गवर्नर तक भी पहुंच सकते हो। तो काफी बेहतरीन सी पोजीशन होती है। ऑब्वियसली एग्जाम थोड़ा सा अलग है, उसकी एलिजिबिलिटी थोड़ी सी अलग है, उसके अंदर जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उसी के बारे में डिटेल में मैं इस सेशन में आपके साथ बातचीत करूंगा। पर सेशन को आगे बढ़ाने से पहले एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हम अच्छे से बात कर पाए। अब आरबीआई ग्रेड बी के सबसे पहले वैकेंसीज की बात करते हैं। अब काफी सारे लोग सोचते होंगे कि सर इसमें वैकेंसीज काफी कम रहती है। ऑब्वियसली ग्रेड बी की पोजीशन है, ये कोई कमर्शियल बैंक तो है नहीं कि जहां पे हर जगह उसकी ब्रांच खुल दी, या हर जगह पे हर स्टेट में इसके ब्रांच है, हर शहर में इसकी ब्रांच है। ऐसा सिस्टम नहीं होता है, बहुत बड़ी पोजीशन है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकलती है वो वैकेंसी थोड़ी डिफरेंट तरीके से निकलती है। तो यहाँ पे आपके पास जनरल कैडर के लिए, जनरल कैडर का मतलब ये होता है कि आप किसी भी ग्रेजुएशन बैकग्राउंड से होंगे तो उनके लिए टोटल 83 वैकेंसीज मेंशन की गई है। ऑब्वियसली जनरल के लिए 35 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 है, ओबीसी के लिए 19 है, एससी के लिए 15 है, एसटी के लिए 6 है। टोटल 83 वैकेंसीज है। डीआरपी, डीआरपी का मतलब बेसिकली होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, एंड डीएसआईएम, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ये स्पेशलाइज पोजीशन है, स्पेशलाइज पोस्ट है। उसके लिए आपके पास स्पेसिफिक ग्रेजुएशन, स्पेसिफिक एजुकेशन होना बहुत जरूरी होता है, तभी आप इनका फॉर्म फिल कर सकते हो। तो उनके डीपीआर की 17 वैकेंसीज है, डीएसआईएम की 20 वैकेंसीज, टोटल 120 वैकेंसीज। यहाँ पे 83 इज अ वेरी गुड वैकेंसी। लास्ट टाइम 60s में वैकेंसी थी, इस बार 83 वैकेंसीज है। अब देखो, जिसको आरबीआई ग्रेड भी बनना है उसके लिए वैकेंसीज मैटर नहीं करती। 30-35 वैकेंसी आई तो भी वो उतने ही जोरों शोरों से पढ़ाई करेगा। जिसको बहाने ढूंढने हैं उसके लिए छोड़ दीजिए, उसकी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहाने वालों को कितना भी समझाइए वो समझने वाले नहीं है। पर जो चाहते हैं अपने आप को बड़ी पोजीशन पे देखने के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा चांस है यहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी का प्रिपरेशन करने का। अब बात करते हैं कि इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जैक्टली कौन है जो इस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर सकता है, एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है, सबकी बात करेंगे। दोस्तों, जब इसके एज की बात होती है तो यहाँ पे 21 टू 30 ईयर्स की बात होगी। तो मिनिमम 21 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 30 ईयर्स अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। यहाँ पे डेट भी मेंशन की है, बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 सितंबर 1995, नॉट लेटर देन द 1 सितंबर 2004। ये दोनों डेट्स भी इंक्लूडेड रहेगी, ध्यान रखना। अब जैसे फॉर एग्जांपल स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब है तो 5+5 साल का यहाँ पे एक्सटेंशन मिलेगा, मींस 30+5। ओबीसी विथ नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट तो प्लस मींस 3 इयर्स, मींस 30+3। ये जो नॉर्मल होता है एग्जाम्शन, जैसे बाकी सब एग्जाम में होता है, वही एग्जाम्शन यहाँ पे भी एज को लेकर रहेगा। अब बात आती है यहाँ पे एग्जाम्स के फॉर्म्स की, एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि एग्जाम के फॉर्म्स अभी 10 सितंबर को स्टार्ट हो गए। 30 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट होगी, शाम को 6 बजे, उसके पहले ही फॉर्म फिल कर दीजिएगा। दूसरी बात, यहाँ पे जो एग्जाम्स है, जो क्योंकि यहाँ पे 3 स्टेज में एग्जाम होती है, फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू। मींस फेज 1 का मतलब प्रीलिम्स, फेज 2 का मतलब मेंस, और फिर इंटरव्यू। फेज 1 18 अक्टूबर को रहेगा। मींस अगर आज की बात करें तो बराबर आपके पास आप पकड़ लीजिए 1 मंथ, लाइक नियर अबाउट 38 डेज के आसपास है। चलो उसमें से 2-3 दिन कट भी कर लेते तो एक मोटा मोटा पकड़ लीजिए कि 1 महीना आपके पास है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। फेज 2 जो है वो दिसंबर में होगा। फेज 2 का थोड़ा सा पेपर पैटर्न अलग होता है, विल टॉक अबाउट दैट। इसका पेपर पैटर्न हमारे नॉर्मल बैंकिंग से काफी डिफरेंट होता है, उसके ऊपर डिटेल में मैं आपके साथ बातचीत करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अब एक और है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला फैक्टर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम सिर्फ जनरल कैटेगरी की या जनरल पोस्ट की बात करेंगे, जनरल पोस्ट की बात करेंगे जो सबके लिए अलाउड है उसकी बात करूंगा। तो जनरल पोस्ट में आपके पास मिनिमम 60% ग्रेजुएशन में होने चाहिए। जो भी ग्रेजुएशन आपने किया उसमें मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से है या ओबीसी से तो आपके पास मिनिमम 60% ग्रेजुएशन में चाहिए। 60% से कम होगा तो नहीं चलेगा। अगर आपका 59.65 भी है तो भी नहीं चलेगा, प्रॉपर 60% चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी से है तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स होने जरूरी है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की होगी तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए, और
पोस्ट ग्रेजुएशन में एससी एसटी को सिर्फ पास करना भी इनफ रहेगा, ये भी फैक्टर मेंशन किया गया। तो यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया है। अब इस एजुकेशन क्राइटेरिया की वजह से आधे लोग तो ऐसे ही कट जाते हैं, बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन को सीरियसली लेते नहीं है, इस चक्कर में यहाँ पे कट जाएंगे। पर जिन्होंने अच्छे से मार्क्स लिए उनको यहाँ पे दिक्कत नहीं जाएगी, उनको यहाँ पे प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं जाएगी। अब एक और बात, बहुत सारे एग्जाम्स या बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में सीजीपीए आता है। जैसे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे तो शायद आपको सीजीपीए देखने को मिला होगा। अब सीजीपीए में कैसे डिसाइड करेंगे, तो 6.75 अगर मिला तो उसे 60% माना जाएगा। ओके, 6.25 है तो उसे 55% माना जाएगा, और 5.75 तो उसे 50% माना जाएगा। ये फैक्टर है। आपकी यूनिवर्सिटी क्या कहती है, आपके कॉलेज में क्या कहा जाता है, ये मैटर नहीं करेगा। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि सीजीपीए के लिए पॉइंटर्स या उसके परसेंटेज कैसे रहेंगे, ये भी फैक्टर याद रखिए। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यूजुअली क्या होता है, बहुत सारी एग्जाम्स में जो आप मेंस देते हो, मेंस के हिसाब से आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स डिसाइड किए जाते हैं। यहां पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फेज 1 के हिसाब से डिसाइड किए गए। तो अगर आपने इसके पहले 6 बार फेज 1 दी होगी, 6 टाइम्स फेज 1 दी होगी, तो आप ये एग्जाम नहीं दे पाओगे अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कि अगर आप एससी एसटी ओबीसी विद नॉन क्रिमिनल पीडब्ल्यूबीडी से है तो आपके लिए कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस एट ऑल इन दिस सिनारियो। बट अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से आते तो आप 6 बार ही एग्जाम दे पाओगे, वो भी फेज 1। फेज 2 की बात नहीं, फेज 1 की बात हो रही है। तो ये भी फैक्टर यहां पे जरूरी होगा। अब जब भी हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर जो होता है वो होता है कि आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आपको यहाँ पे क्या पर्क्स मिल रहे हैं, उसकी बात की जाती है। अब देखिए पे स्केल की बात करेंगे तो यहाँ पे जो पे स्केल है वो 78,450 का आपका बेसिक पे है। भाई बड़ा जबरदस्त सा बेसिक पे है के, और ये पे स्केल आपका बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो आप देख सकते हो 16 ईयर्स के बाद आपका पे स्केल 1,41,600, ये बेसिक पे है। इसमें बाकी चीजें ऐड होती तो आप यहां देख सकते हो ग्रॉस एमोल्यूमेंट जो आपको ज्वाइनिंग पे मिलेगा 1,50,374 की, ये आपकी जॉब है। 1,50,000 की ये जॉब है एट प्रेजेंट, जैसे आप ज्वाइन करोगे। सो इनिशियल मंथली ग्रॉस एमोल्यूमेंट्स जो विदाउट एचआरए, एचआरए छोड़ के, एचआरए 15% आपका ऐड होगा, वो और मिलेगा, वो बात तो अलग है। पर अगर सब देखो क्या होता है आरबीआई में अकोमोडेशन मिलता है। अगर आपको अकोमोडेशन नहीं मिला, क्योंकि आरबीआई के क्वार्टर्स होते हैं, अगर आपको क्वार्टर्स नहीं मिले तो आपको 15% एचआरए मिलेगा। अगर क्वार्टर्स मिले तो एचआरए नहीं मिलेगा। तो वो तो कंडीशन अप्लाइड है, पर फिर भी 1,50,000 1,50,374 आपकी सैलरी है। मंथली ग्रॉस सैलरी, इट्स अ बिग सैलरी। और ये 78,450 के बेसिक पे के साथ 16 साल की नौकरी हो जाएगी तो बेसिक पे ही आपका नियर अबाउट 1.5 लाख के पास जा रहा है। तो सोचिए हाथ में कितना पैसा आने वाला है। सो ह्यूज सैलरी और ह्यूज लाइफस्टाइल है। अब इसमें और भी पर्क्स आपके पास रहेंगे। पर्क्स देखिएगा कि यहाँ पे अकोमोडेशन मिला तो अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं तो रिइंबर्समेंट होगा। टेलीफोन चार्जेस, न्यूज़पेपर्स, बुक ग्रांट, अलाउंस ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रेसिडेंट्स, घर में अगर आपको कोई फर्नीचर लेना होगा तो उसके लिए भी फ्री डिस्पेंसरीज आपके पास रहेगी। ओपीडी का अगर आपने ट्रीटमेंट बाहर से लेते तो उसका भी पैसा आपको मिल जाएगा। इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांसेस मिल जाएंगे। अगर आपको लोन चाहिए फेस्टिवल के लिए तो इंटरेस्ट फ्री एडवांस आपको मिलेगा। लीव फेयर कंसेशन आपके पास है। लोन्स एडवांसेस बहुत कंसेशनल रेट में मिलेंगे। अगर हाउसिंग लोन लेना है, व्हीकल लोन लेना है, एजुकेशन लोन लेना है, भाई बड़ी जबरदस्त सी फैसिलिटी होती है। इवन बाहर कंट्री घूमने का भी चांस मिल जाता है यहाँ पे के। तो याद रखिएगा बहुत ही जबरदस्त सी पोस्ट है, इसको बिल्कुल मिस ना करें। अगर आप एलिजिबल है तो मैं कहूंगा जरूर फॉर्म फिल कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। अब फॉर्म फिल करने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, 30 सितंबर तक फॉर्म फिल करना है, शाम को 6 बजे से पहले। ये मत सोचना 12 बजे फॉर्म फिल कर देंगे, 6 बजे से पहले फॉर्म फिल करना है। मैं कहूंगा अभी फॉर्म फिल करना शुरू कीजिए। सबसे पहले फॉर्म की फीस क्या है। अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आते तो 850 प्लस 18% जीएसटी रहेगा। अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी से तो 100 प्लस 18% जीएसटी होगा। अगर स्टाफ ही एग्जाम दे रहा है, स्टाफ का मतलब कोई असिस्टेंट लेवल पे है कि आरबीआई असिस्टेंट लेवल पे और उनको ग्रेड भी बनना होगा तो उनके लिए कोई चार्जेस यहां पे नहीं है। नील चार्जेस के साथ आप यहां पे फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल करने से पहले एक बात याद रखना, जो आपका फोटोग्राफ है कि आपकी सिग्नेचर है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन है, कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, ये सब कुछ अपने पास जमा करके रखना। उसकी सारी इंफॉर्मेशन मेंशन की हुई है। जब आप फॉर्म फिल करोगे उसके नीचे भी लिखा होता है कि आपके पास क्या क्या प्री रिक्विजिट चाहिए, उसका डायमेंशन क्या है, ये भी होता है। सिग्नेचर ब्लैक इंक में चाहिए, कैपिटल लेटर्स में मत करना सिग्नेचर के। लेफ्ट थंब इंप्रेशन ऑन व्हाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू इंक के।
देन हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपका चाहिए कि ये भी बहुत जरूरी है, वो भी आपको ब्लैक इंक पे व्हाइट पेपर पे लिखना पड़ेगा। व्हाइट पेपर का मतलब एकदम प्लेन व्हाइट पेपर, उस पे सर लाइंस है तो चलेगा क्या, फालतू के नौटंकी मत करना, लिखा है बस। कभी कभी मिलते है कोई रेड पेन से कर देता है कि सर रेड पेन से कर दिया तो अब इतना तो एक्सेप्ट कर लेंगे ना, वो लोग नहीं करेंगे, क्लियरली नहीं करेंगे, बिकॉज ब्लैक और ब्लू लिखा हुआ है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन ब्लैक में होना चाहिए, सिग्नेचर ब्लैक में होनी चाहिए, लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो है वो आपका ब्लैक या ब्लू में चलेगा, अगेन प्लेन व्हाइट पेपर के अंदर, याद रखना, और वो क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक है, सो यहां पे जरूरी है लेफ्ट थंब इंप्रेशन शुड बी प्रॉपरली स्कैन्ड नॉट स्मर्ज्ड। स्कैनिंग जो होती है प्रॉपरली होनी चाहिए, नहीं तो पता चला कि वो फोटो खींचने के चक्कर में थोड़ा सा अलग अलग फोटो आ गया, थोड़ी सी अलग अलग प्रॉब्लम आ गई, ये नहीं चाहिए। इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, ये भी लिखा गया है कि अब जिस कैंडिडेट को लेफ्ट थंब नहीं है वो राइट थंब भी यहां पे ले सकता है, ये भी मेंशन किया गया है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में ये लिखना पड़ेगा आपको, यहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है, दिस इज द हैंड रिटन डिक्लेरेशन। यहां पे आपका नाम रहेगा और ये आपको लिखना है, अपने हाथों से लिखना है, प्रिंट विंट नहीं करना है, ये भी जरूरी फैक्टर है। सो आपको अपने हाथों से लिख के फिर उसे स्कैन करके आप आगे फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा मैंने सारे डायमेंशंस वैसे यहां पे डाल दिए, आपके सिग्नेचर के, आपके हैंड रिटन डिक्लेरेशंस के सारे पॉइंटर्स मैंने मेंशन कर दिए, तो आप यहां से भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो या फिर फॉर्म फिल करते वक्त भी रहेगा। अब सबसे बड़ी बात आती है एग्जाम पैटर्न। अब इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न की जब बात करते, जनरल स्ट्रीम की बात करेंगे हम, बाकी स्ट्रीम्स की बात नहीं करेंगे। जनरल स्ट्रीम के अंदर फेज वन आपके पास है, फेज वन अगेन ऑब्जेक्टिव पेपर है, कंप्यूटर बेस्ड जैसे हम बाकी एग्जाम का होता है। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क का पेपर रहेगा कि उसमें सेक्शन वाइज है। जनरल अवेयरनेस आपका 80 मार्क्स का आता है, जी हाँ, प्री में ही जनरल अवेयरनेस आ जाएगा, 80 मार्क्स का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग है। आपके पास ये 4 पेपर है, इन 4 पेपर के भरोसे आपकी एग्जाम होने वाली है। 200 मार्क का पेपर आपका यहां पे रहेगा। जनरल अवेयरनेस का वेटेज 80 है और रीजनिंग का वेटेज 60 है, ये भी अच्छे से याद रखना। तो जीए का वेटेज बहुत ज्यादा है, एग्जाम बड़ी है, जितनी बड़ी एग्जाम देने जाओगे उतना जीए आपका अलग लेवल पे आता है, ये बहुत जरूरी है। यहां पे भी निगेटिव मार्किंग रहेगी जैसे बाकी तरह होती है, तो ये भी आरबीआई का एक प्रीलिम्स ही हम मानेंगे। मेंस में जब जाते हो तो मेंस में आपके पास 3 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 के अंदर 2 सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमिक सोशल इशू मिलके पेपर आता है। 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, 50% डिस्क्रिप्टिव आते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है आपको टाइप करने पड़ेंगे सवालों के जवाब के। यहां पे 30 मिनट्स का ऑब्जेक्टिव के लिए टाइम मिलेगा, 90 मिनट्स का आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए टाइम मिलेगा। 50-50 मार्क मीन 100 मार्क का ये पेपर है, 120 मिनट। फिर दूसरा पेपर आपका इंग्लिश राइटिंग स्किल, जिसमें डिस्क्रिप्टिव होगा ना, जैसे इंग्लिश का ऐसे आता है, वही फैक्टर यहां पे रहेगा, 90 मिनट्स का, ये भी 100 मार्क का पेपर है। फिर तीसरा पेपर आपका फाइनेंस मैनेजमेंट, ये 2 सब्जेक्ट है, इसमें 50% ऑब्जेक्टिव, 50% डिस्क्रिप्टिव, जैसे पहले पेपर में था। यहां पे भी आपको 50 और 50 इस तरीके से रहेगा, तो टोटल 300 मार्क का पेपर आपके पास यहां पे है। तीनों पेपर 100-100 मार्क के रहेंगे, याद रखना। पेपर 1, पेपर 3 में आधे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, आधे क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव आएंगे। अब जो आधे पेपर ऑब्जेक्टिव आते हैं मींस एमसीक्यू टाइप में आते हैं कि 30 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स, ध्यान दीजिए। सम क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, सम क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे क्रूशियल फैक्टर है, जिसमें कोई भी गलती मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन है 50 मार्क के, तो कुछ क्वेश्चन 2 मार्क के होंगे, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन रहेंगे डिस्क्रिप्टिव के अंदर के, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन लिखने ही है के, 4 में से 2 15 मार्क के होंगे और 2 आपके 10 मार्क के होंगे, ये भी ध्यान रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 6 क्वेश्चन है, 6 में से 4 लिखने, 4 में से 2 15 मार्क के हैं, 2 आपके 10 मार्क के, उसके हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा। ये क्लियरली मेंशन किया गया है इस एग्जाम के पैटर्न में। फिर आप फेज 2 अगर क्लियर करते तो फिर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट के लिए फेज 1 के मार्क्स कैलकुलेट नहीं होंगे, सिर्फ फेज 2 के मार्क्स कैलकुलेट होंगे और 75 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू और फेज 2 के मार्क्स मिला के फिर आपका सिलेक्शन यहां पे होने वाला है, ये भी क्लियरली है। अब थोड़ा सिलेबस की बात कर लेते हैं। प्री मेंस दोनों के सिलेबस डिस्कस करेंगे, फेज 1 फेज 2 के। प्री में जनरल अवेयरनेस, यहां पे करंट अफेयर्स 6 मंथ्स का तो पढ़ना ही पड़ेगा। बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बेसिक बैंकिंग आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। अगर आप एसबीआई या आईबीपीएस या आरआरबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो
तो वही प्रिपरेशन रहेगी, कोई अलग प्रिपरेशन नहीं है, बस इसमें 80 सवाल आएंगे तो आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा डिटेल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ऊपर ऊपर नहीं पढ़ सकते, सिर्फ मॉक के भरोसे नहीं रह सकते, पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी। यहाँ का क्यूए रीजनिंग का जो जो टाइप है, जैसे एसबीआई पीओ के मेंस में आता है वैसा क्यूए रीजनिंग आपको देखने को मिलेगा। क्यूए रीजनिंग कभी कभी इतना डिफिकल्ट होता है कि बच्चों से इवन कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो पाते, इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो पाते। क्यूए का इंडिविजुअल कट ऑफ काफी कम होता है, सिंगल डिजिट में होता है, वो भी क्लियर नहीं हो पाता। इतना डिफिकल्ट पेपर क्यूए रीजनिंग का आता है। डरा नहीं रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं, ये सच्चाई की तरफ ध्यान रखना, और ये सच्चाई बहुत जरूरी है क्योंकि एसबीआई पीओ मेंस लेवल का प्रिपरेशन यहां पे करना पड़ेगा। इंग्लिश यहां पे कंपैरेटिवली सबसे इजी पेपर मानते हैं। इंग्लिश इतना इजी होता है कि बहुत बार स्टूडेंट्स और आउट ऑफ आउट मार्क्स भी लेके आ जाते हैं, ये भी रियलिटी यहां पे होती है। तो जीए करंट अफेयर्स जिसकी बात कर रहे हैं, 80 मार्क्स का पेपर है, बड़ा डिटेल में आता है और उसके हम सेशंस भी ऑलरेडी ले रहे हैं, ये भी ध्यान रखेगा। फिर आते हैं फेज 2 मींस, हमारी बात करेंगे रिगार्डिंग दी मेंस की। मेंस में इकोनॉमिक सोशल इशू, ये दो सब्जेक्ट पेपर 1 में आते हैं। यहां पे आप देख सकते हो सिलेबस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिटेल में पढ़नी है, इंडियन इकोनॉमी डिटेल में पढ़ना है, ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको आंसर राइटिंग करनी है, और जब आंसर राइटिंग करनी होती है तो चीजें अच्छे से पता होनी जरूरी है। राइटिंग स्किल्स, यहाँ पे राइटिंग स्किल जैसे नॉर्मली आती है हमारे बाकी एग्जाम से, वही रही इंग्लिश वाला। देन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में फाइनेंशियल सिस्टम के काफी डिटेल में आती है, वही नहीं कि नाबार्ड का हेड बता दीजिए, एसबीआई सेबी का हेड, ऐसा नहीं है, काफी डिटेल में यहाँ पे आता है। फाइनेंशियल मार्केट काफी डिटेल में आएगा, ऐसा नहीं बस मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट पढ़ लिए, टी बिल पढ़ लिए चले गए, नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपरली, और रिसेंट डेवलपमेंट। जनरल टॉपिक्स में ये आते हैं, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, दीज आर द फैक्टर्स। बजट और सर्वे भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ये भी फैक्टर है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस बनेगा। मैनेजमेंट जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट है। कुछ लोग जिनका एमबीए हुआ है उनको तो दिक्कत नहीं जाएगी, कुछ लोग बहुत बार ग्रेजुएशन के अंदर भी इसे पढ़ लेते हैं आजकल के नए डिफरेंट डिफरेंट ग्रेजुएशंस में। पर ये अच्छा है, बड़ा बढ़िया सब्जेक्ट है। थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट है, थोड़ा सा बोरिंग कुछ लोगों को लगता है क्योंकि थेरीज बहुत है, बहुत सारे थिंकर्स की बात होती है, तो ये फंडामेंटल्स यहाँ पे आएंगे। लीडरशिप के ऊपर सवाल आते हैं, टाइप्स ऑफ लीडरशिप, उसकी थेरीज के बारे में सवाल पूछे आते हैं। देन एथिक्स का भी एक पेपर आता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पेपर है, कम्युनिकेशन का है, बैंकिंग गवर्नेंस का पेपर है, तो ये सारे पेपर्स आते हैं। अब थोड़ी कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ में सिर्फ प्री का ही डिस्कस करूंगा। अब प्री में जो कट ऑफ है, लास्ट टाइम 2024 में 67.25 गया था जनरल के लिए, 2023 में 54.25 गया था। पेपर डिफिकल्ट आया तो कट ऑफ चेंज होगा, सीधी सीधी बात है। फेज 1 का कट ऑफ हमेशा फिक्स नहीं रहता, बहुत फ्लक्चुएट होता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। कई बार ना लोग कट ऑफ देख के ही जाते हैं कि लास्ट ईयर ये कट ऑफ था, चलो इसके हिसाब से जाएंगे, ऐसा नहीं है। कट ऑफ बहुत फ्लक्चुएट होता है क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल और नंबर ऑफ वैकेंसीज पे ये बहुत मैटर करता है। माना कि एसबीआई में, आरआरबी में या बाकी एग्जाम्स में आप कट ऑफ को बहुत ज्यादा अच्छे से प्रेडिक्ट करके जाते हैं, बहुत लोग तो कट ऑफ जीवी होते हैं, सिर्फ कट ऑफ देख के ही एग्जाम जाते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। पर आरबीआई के केस में कट ऑफ पे ब्लाइंडली डिपेंड रहना बहुत बड़ी मूर्खता मानी जाएगी, क्योंकि कैसा कितना डिफिकल्ट लेवल का पेपर आया तो ये देख के जाना पड़ेगा, तो उसका हिसाब से आपको प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी, ये ध्यान रखेगा। तो कट ऑफ वैरीज होते हैं काफी ज्यादा के, तो 10-12 मार्क्स का मार्जिन दिमाग में लेके चलना। सेक्शनल कट ऑफ अलग है, ओवरऑल कट ऑफ अलग है, ध्यान रखेगा। अब बात करते हैं प्लानिंग को लेके। अगर मैं 30 दिन पकड़ता हूं प्री क्लियर करने के लिए, 30 डेज हमारे पास है। ऑलरेडी हमारा रेगुलेटरी बॉडी का यूट्यूब चैनल है, वहां पे सेशंस चल रहे हैं, हमारी एक बैच भी चल रही है जिसके इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। पर इसके अलावा अगर आपको अपना एक प्लान बनाना होगा तो 6 to 9 आवर्स डेली के, ये ध्यान रखे। पर अगेन आपकी रियलिटी के हिसाब से आपका आपका पढ़ाई कितना है, आपने जीए पढ़ा कि नहीं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो जीए सिर्फ और सिर्फ लास्ट मोमेंट पे मॉक के भरोसे प्रिपेयर करते हैं, उनको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। आपका क्यूए कैसा है वो भी बहुत मैटर करेगा। तो 6 to 9 आवर्स, अगर मैं एवरेज स्टूडेंट्स की बात करूं तो 6 से 9 घंटे आपके लिए काफी अच्छे रहेंगे। यू नीड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली के। मॉर्निंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कीजिए, अच्छा रहेगा। उसके बाद आप जीए कर सकते हो, उसके बाद इंग्लिश कीजिएगा, और उसके बाद नाइट में एक बार रिवीजन कर लीजिए जो भी आपने पढ़ा था उसके हिसाब से। तो मैंने पूरा वीकली टाइम टेबल बनाया कि डे 1, डे 2, डे 3 में क्या करना चाहिए, पूरा का पूरा टाइम टेबल यहाँ पे क्रिएट करके रखा हुआ है। इसको मैं आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा कि डॉक्टर पुष्पक पांडो के नाम से, आप देख सकते हो डॉक्टर पुष्पक सर के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप दिख जाएगा। उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको मैं सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा डॉक्टर पुष्पक सर नाम से, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो वीक का टाइम टेबल है के, तो ये सारा आपके पास रहेगा। मैंने 30 दिन के हिसाब से टाइम टेबल बनाया जिसमें मॉक्स भी इंक्लूड करके रखी हुई है, सो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अब ध्यान रखें,
टैक्टिकल टिप्स क्या है? सबसे पहले क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए के। यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। स्पेशली डीआई की अगर बात करेंगे तो डीआई की प्रैक्टिस अच्छे से करो, क्योंकि अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको। जीए 70% करंट अफेयर्स लास्ट 6 to 8 मंथ्स आता है, 30% स्टैटिक आता है। तो करंट अफेयर्स अगर आपका बहुत स्ट्रांग है, तगड़ा है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पर यहाँ पे फाइनेंशियल करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। वो छोटी बड़ी न्यूज नहीं आती है, बहुत कम आती है। जैसे इंपॉर्टेंट डेट क्या है, फिर इस बैंक ने क्या लॉन्च किया, उस बैंक ने ये क्वेश्चन, ये न्यूज बहुत बहुत ही कम आती है। तो वो फालतू वाली न्यूज नहीं आएगी, बड़ी अच्छी न्यूज आती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स और एक्चुअल फाइनेंशियल अवेयरनेस पे क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा आते हैं, करंट ओरिएंटेड। ठीक है, मॉक देना बहुत जरूरी है और मॉक का एनालिसिस कीजिए। हमारे टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे आपको सारे मॉक्स अवेलेबल रहेंगे, वहां से एनालिसिस कीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो एनालिसिस की तरफ ध्यान नहीं देते। जितना आप एनालिसिस की तरफ ध्यान दोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो हमारी एक आरबीआई ग्रेड बी की कट ऑफ क्रैकर बैच चल रही है। आपको सुपर पास में नहीं मिलेगा, सुपर पास के अंदर ये नहीं रहेगा। सुपर कोचिंग में अलग से आपको इसके लिए एनरोल करना पड़ेगा। सुपर पास में बाकी एग्जाम्स है, ये बड़ी एग्जाम्स है, बड़ी एग्जाम्स को हम अलग तरीके से कैटर करते हैं। जैसे यूपीएससी होगा, ये एग्जाम्स होगी, इनको अलग से कैटर करते हैं। ये सुपर पास में नहीं मिलेगा। तो इसकी प्रिपरेशन, सारी चीजें आपको अलग से एनरोल करनी पड़ेगी सुपर कोचिंग पे। तो आप सुपर कोचिंग पे जाइए, हमारे ऐप पे या हमारे वेबसाइट पे सुपर कोचिंग वाला सेक्शन है, उस पर क्लिक कीजिए। रेगुलेटरी बॉडी दिखेगा, रेगुलेटरी बॉडी पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी बैचेस दिखाई देगी। इन बैचेस में PUSHPA के कूपन कोड यूज कीजिएगा, आपको डिस्काउंट भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। और साथ में हमारा सुपर कोचिंग का अलग से यूट्यूब चैनल है, जहां से भी आपको हेल्प मिलेगी। कुछ और भी डाउट्स होंगे तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस कमेंट सेक्शन में भी डालेंगे। तो दैट्स इट गाइस, फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट।